गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर व्हाई डू यू फॉल इन, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द organ specific manifestation, and in that section we have studied about the severity of the disease and the some common effects on the human body. Clear? And today in this lecture we will discuss more about the disease, and what we will discuss, that is principles of the treatment. आज हम यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। कि किस बेसिस पे ट्रीटमेंट की जाती है कि अगर किसी को डिसीज हो जाती है। देखिए बच्चों, जब भी हम डॉक्टर को विजिट करते हैं, डॉक्टर हमसे कुछ सिम्टम्स पूछता है कि व्हाट हैपन टू यू, एंड in that question reply we used to say regarding the symptoms of the disease, and now doctor will treat us. तो उसके पास ट्रीट करने के दो तरीके हैं। there are two ways of treating a disease. there are two ways to treat a डिसीज। एक डिसीज को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। पहला, डॉक्टर क्या करता है, आपसे सिम्टम पूछ लिया और उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए ही आपको मेडिसिन देता है। तो पहला क्या हो गया हमारे पास, टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीज। फर्स्ट, टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीज। ये डिसीज जो हुई है उससे जो इफ़ेक्ट पड़ा है उन इफ़ेक्ट्स को कम करता है, ठीक है ना। और इसमें भी वो रिड्यूस करने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा, द ट्रीटमेंट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज विदाउट किलिंग द इन्फेक्शियस एजेंट। कि जब हम इफ़ेक्ट किसी डिसीज का कम करते हैं या रिड्यूस करते हैं, उसमें जो कॉजेटिव एजेंट है वो किल नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ क्या होगा, उसके जो सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो कम होते हैं। द ट्रीटमेंट रिड्यूसेस द ट्रीटमेंट रिड्यूसेस, क्या रिड्यूस करता है, इफेक्ट्स ऑफ द डिसीज, effects of the disease without killing the infectious agent। कि इस इन्फेक्शियस एजेंट को मारे बिना ही वो उन इफेक्ट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। एंड इट इज़ डन बाय टू मेथड्स, ये दो तरीके से हो सकता है। इट इज़ डन बाय टू मेथड्स, दो तरीके हैं इसके हमारे पास। पहला तरीका क्या है डॉक्टर के पास, पहले तरीके में वो क्या करता है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देगा कि सिम्टम के बेसिस पे मेडिसिन देता है। इसको बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक, ठीक है ना, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या होगा कि हमें डॉक्टर को जो सिम्टम बताए और जो डॉक्टर को सिम्टम्स दिख रहे हैं उनके बेसिस पे दवाई दी जाती है या मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन आर टेकन टू ट्रीट, मेडिसिन आर टेकन टू ट्रीट, किसको ट्रीट कर रहे हैं हम, सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, ठीक है ना।
हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं आर रिलेटेड टू द इन्फेक्शन, आर रिलेटेड टू द इन्फेक्शन। यहाँ तक होगी सही। अब जैसे हमारे पास सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे आपने नाम सुना भी होगा कि हमारे पास जो सिम्टम होगा, जैसे सपोज फीवर है, किसी को बुखार चल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, किसी को पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है, स्टमक एक है, हेड एक है, ठीक है। कुछ डिसीज़ में स्नीजिंग हो जाती है, कुछ डिसीज़ में कफिंग हो जाती है, खांसी रहती है, ठीक है ना। कुछ में सपोज लूज मोशंस लग जाते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द सिम्टम्स। तो इन सिम्टम्स को दूर करने के लिए मेडिसिन क्या दी जाएगी। अब मेडिसिन, अब जैसे मान लो फीवर को ठीक करना है तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन इज गिवन विच लोअर डाउन द टेम्परेचर। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, उसी को हमने फीवर बोल दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पर्टिकुलर एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी गई, उस ये सिम्टोमेटिक मेडिसिन हुआ। फिर अगर पेन हो रहा है, पेन में एनाल्जेसिक दिया जाएगा, एनाल्जेसिक। ये क्या करता है, एनाल्जेसिक मेडिसिन, रिलीफ इन पेन से रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन स्नीजिंग और कफिंग में जो मेडिसिन दी जाती है उसको बोलते हैं एंटी एलर्जिक, क्योंकि ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पर एंटी एलर्जिक मेडिसिन इज गिवन। तो ये क्या करता है, दिस मेडिसिन reduce the allergic response, ये इसको कम कर देगा। और लूज मोशंस में एंटी डायरियल, क्योंकि लूज मोशन को हम डायरिया बोलते हैं, तो एंटी डायरियल मेडिसिन आर गिवन, एंटी डायरियल मेडिसिन स्टॉप लूज मोशन। लूज मोशन का मतलब होता है कि बहुत सारा लिक्विड हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है, मीन्स हमारा जो इंटेस्टाइन है वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, और वाटर ऑब्जर्व नहीं होगा तो इसलिए जो हमारा फीकल मैटर है बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में आएगा, बहुत सारा जो लिक्विड है हमारी बॉडी से बाहर जा सकता है। तो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब जो दूसरा इसमें डॉक्टर बताता है वो है हमारे पास बेड रेस्ट। सेकंड क्या बताता है डॉक्टर, बेड रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट बताता है। ऐसा क्यों बताया उसने डॉक्टर ने, ऐसा इसलिए बताता है ताकि पेशेंट एनर्जी को कंजर्व कर सके, और एनर्जी किस काम आती है, विच इज अवेलेबल फॉर द हीलिंग प्रोसेस, ठीक है ना। बेड रेस्ट इज एडवाइज्ड to conserve maximum amount of energy which is used in healing, और जो बाद में हीलिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होगी ही होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो पहला तरीका था वो है टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिसीज़। अब जो सेकंड तरीका हमारे पास है डॉक्टर के पास, वो क्या करता है कि अगर ये सिम्टम रिड्यूस हो जाते हैं तो अब डॉक्टर क्या करेगा, अब वो कोशिश करेगा उस पैथोजन को मारने की, और यू कैन से किलिंग द इन्फेक्शियस एजेंट इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट है इसमें हमारे पास सेकंड जो हमने बोला, किलिंग द इन्फेक्शियस एजेंट और डिसीज काजिंग एजेंट, उसको किल करना। क्योंकि सपोज अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से कोई आराम नहीं लगा तो फिर डॉक्टर क्या कहता है कि गो एंड हैव ए लेबोरेटरी टेस्ट फॉर दिस, एंड आफ्टर दैट यू विल विजिट टू द लेबोरेटरी लैब एंड यू विल हैव द टेस्ट which has been prescribed by the doctor to have, and after that a confirmation is given in that test। क्यों? क्योंकि बेटे साइन जो होता है वो एक डिसीज के लिए पर्टिकुलर ही होता है, ठीक है ना। डिफरेंट साइंस आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट डिसीजेज। तो इसलिए यहाँ पर जो इन्फेक्शियस एजेंट है लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोअन्स एंड हेलमिंथिस और वॉर्म्स हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल प्रोसेस। तो इसलिए उसको किल करना बड़ा आसान है क्योंकि उसके लिए वो पर्टिकुलर मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल रहती है, ठीक है बच्चों। तो डॉक्टर क्या करता है कि अगर सिम्टम्स कम नहीं होते देन ही विल आस्क फॉर द लेबोरेटरी टेस्ट। इफ सम टाइम symptoms of the diseases still persist and reoccurring, और बार बार आ रहे हैं reoccurring, then doctor will ask for the sign, and from where you will get this sign? Laboratory test will provide this sign। कौन प्रोवाइड करता है? लेबोरेटरी टेस्ट से हमें पता लगेगा कि साइन क्या है, और साइन से हमें पता लग जाएगा कन्फर्मेशन ऑफ द कॉजेटिव एजेंट। हमें ये पता लग जाएगा कि ये बैक्टीरियल डिसीज है और ये फंगल डिसीज है या ये वायरल डिसीज है, ठीक है ना। साइन विल कंफर्म द काइंड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। हमें काइंड का पता लग जाएगा कि इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा है, ठीक है ना। और हमें पता है इन्फेक्शियस एजेंट लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोवन एंड हेलमिंथ्स, और इसको वॉर्म भी कह सकते हैं हम। अब ये जितने भी मैंने लिखे पैथोजेंस हैं, जितने भी वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है और हेलमिंथ और वॉर्म्स हैं, एक्चुअली बच्चों these have, you can say, some essential biochemical life processes, have some essential biochemical life processes। इनके पास ये एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस होंगी, सबकी अलग अलग होंगी ग्रुप की। ये नहीं है कि एक ग्रुप, सभी ग्रुप्स की एक ही जैसी लाइफ प्रोसेस होंगी। विच आर स्पेसिफिक टू देयर ग्रुप्स। कि अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, ये एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनकी
जो बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेज होंगी वो सब की सेम होंगी, ठीक है ना। एंड नोट शेयर्ड विद अदर ग्रुप, एंड नोट शेयर्ड विद अदर ग्रुप मीन्स कि जो बायोकेमिकल प्रोसेस बैक्टीरिया की है वो फंगस की नहीं हो सकती, और जो फंगस की है वो बैक्टीरिया की नहीं हो सकती, और जो प्रोटोजोअन की है वो हेलमिंथिस की नहीं हो सकती, जो हेलमिंथिस की है वो प्रोटोजोअन की नहीं हो सकती। इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक स्पेसिफिसिटी है, तो दैट मीन्स जब स्पेसिफिसिटी होती है, हमें पता है कि बैक्टीरिया को ही मारना तो हमें एक स्पेसिफिक ड्रग ही चाहिए कि हम वहाँ एंटीबैक्टीरियल ड्रग का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्पेसिफिक ड्रग इज अवेलेबल, एक हमारे पास स्पेसिफिक ड्रग है अवेलेबल, ठीक है ना, विच ब्लॉक दीज बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है बच्चों, एंड किल द इन्फेक्शियस एजेंट, एंड किल द इन्फेक्शियस एजेंट। इससे क्या होगा कि जो इन्फेक्शियस एजेंट होगा वो मारा जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जरा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि हमारे पास सपोज एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स करता क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, ये क्या काम करते हैं एंटीबायोटिक्स, वो देख लो जरा। एज यू नो एंटीबायोटिक्स कैन ब्लॉक्स बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स कैन ब्लॉक बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस को कौन रोकेगा, एंटीबायोटिक रोकेगा, विदाउट हार्मिंग द ह्यूमन सेल्स, विदाउट हार्मिंग द ह्यूमन सेल के ऊपर कोई अफेक्ट वो नहीं करता है। इसका भी रीज़न है क्योंकि जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं वहाँ सेल वॉल है, लेकिन ह्यूमन सेल के पास सेल वॉल नहीं है। तो एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ सल्फर ड्रग्स होती हैं। क्या होती हैं? सल्फर ड्रग्स। वो क्या करती हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फर ड्रग्स प्रिवेंट फोलिक एसिड सिंथेसिस। सल्फर ड्रग्स प्रिवेंट फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। कि जो सल्फर ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगे, इनके अंदर फोलिक एसिड नहीं बनने देंगे बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है बच्चों। वाइल ह्यूमन डू नॉट रिक्वायर दिस प्रोसेस, वाइल ह्यूमन डू नॉट रिक्वायर दिस प्रोसेस, ह्यूमन बीइंग्स को इसकी प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन, अगर पेनिसिलिन हमने बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की, प्रिवेंट द सेल वॉल सिंथेसिस, पेनिसिलिन प्रिवेंट्स
न्यू सेल वॉल सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के अंदर न्यू सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी। तो इसका मतलब जो बैक्टीरिया है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इन बैक्टीरिया वाइल ह्यूमन सेल्स आर विदाउट सेल वॉल, वाइल ह्यूमन सेल्स आर विदाउट सेल वॉल। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि जो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन हैं दे कैन किल द बैक्टीरिया बट वाई दे डू नॉट किल द ह्यूमन सेल्स, ठीक है ना। तो आप इसका जवाब क्या दोगे कि जो मेडिसिन, जो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन हैं, ठीक है ना, उनका जो असर है वो ह्यूमन सेल्स पे इसलिए नहीं होता क्योंकि सपोज अगर हम सल्फर ड्रग्स की बात करते हैं, वो फोलिक एसिड सिंथेसिस को बैक्टीरिया के अंदर रोक देते हैं, जबकि ये प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, ह्यूमन सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है ना। तो जब सेल वॉल ही नहीं होगी, क्योंकि अगर पेनिसिलिन भी एंटी बैक्टीरियल के तौर पे इस्तेमाल होती है, तो इसलिए जो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। सिमिलरली देयर आर ड्रग्स टू किल प्रोटोजोन, इस तरह हमारे पास ड्रग्स हैं। सिमिलरली देयर आर ड्रग्स टू किल प्रोटोजोन, ठीक है ना। प्रोटोजोन किल करने के लाइक मलेरियल पैरासाइट, लाइक मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट कौन सा होता है? जैसे प्लाज्मोडियम को अगर किल करना है। और हेलमिन्स लाइक कौन सा है? हेलमिन्स जैसे राउंड वॉर्म है। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डिसीज को अगर ट्रीट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए प्रिंसिपल हमारे पास बेसिस यही रहता है। पहला हम क्या करें? रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज, ठीक है ना। वो दो तरीके से किए जा सकते हैं, एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और दूसरा बेड रेस्ट। फिर जो सेकंड हमारे पास आता है तरीका, हुआ किलिंग द इन्फेक्शियस एजेंट और डिसीज काजिंग एजेंट को ही किल कर दिया जाए बाय नोइंग द साइन ऑफ द डिसीज, ठीक है ना। फिर बच्चों एक और यहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट है जिसको हम वायरस कहते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसा वायरस है बच्चों, इसके खिलाफ मेडिसिन बनाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर ये हमारी बॉडी से बाहर रहता है तब तो ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग इसलिए है क्योंकि इसके पास अपनी कोई मशीनरी, मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती इसकी। इसका मतलब अगर ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये क्या करता है? हमारे सेल के अंदर एंटर करके हमारे सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करता है और वहाँ पर मल्टीप्लाई करता है और फिर इन्फेक्शन को और ज़्यादा फैलाता है, ठीक है ना। इसका मतलब इसके पास अपनी कोई बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म नहीं है अपना, अगर है भी तो बहुत थोड़ा है, ठीक है ना, जिसको हम टारगेट करें। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? हम जो बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस हैं उन्हीं को ब्लॉक करके हम किल कर सकते हैं। और जिस इन्फेक्शियस एजेंट के पास हम कहते हैं कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल लिमिटेड हैं, फ्यू हैं, तो किसको टारगेट करें? दैट्स वाई जो वायरस के अगेंस्ट जो हम आज फाइट कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस के खिलाफ हम फाइट कर रहे हैं, वो इतनी लंबी होती जा रही है कि हम वैक्सीन प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉक किस प्रोसेस को करें, कि ऐसा क्या करें। तो इसलिए थोड़ा सा वायरल मेडिसिन बनाने में हमें दिक्कत आती है क्योंकि उनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वायरस के बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहेंगे। हावेवर
virus do not have their own metabolic मशीनरी, उनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। तो फिर क्या करते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, दे एंटर द सेल, क्या करेंगे, दे एंटर द सेल एंड यूज द, यू कैन से, सेल मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस, एंड यूज द सेल लाइफ प्रोसेसेस, और सेल की जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना, सेल की जो मशीनरी है उसको इस सेल लाइफ प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, लाइफ प्रोसेसेस टू यू कैन से मल्टीप्लाई देमसेल्व्स, और अपने आप को ये मल्टीप्लाई वहाँ पर करना स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, दे हैव, कि इनके पास कुछ ही, यू कैन से, फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म हैं, दे हैव ओनली फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म टू टारगेट, जिनको हम टारगेट कर सकें, कुछ ही बायोकेमिकल मैकेनिज्म है देयर ओन टू टारगेट, ओके, एंड सो वी कैन ओनली टारगेट दीज फ्यू, सो वी कैन ओनली टारगेट दीज फ्यू, you can say biochemical processes, हम इन्हीं को टारगेट करते हैं, जो इसके अंदर ये फ्यू बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, टू ब्लॉक वायरल ग्रोथ, फिर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम HIV वायरस को क्यों ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों उसको इसलिए ब्लॉक करना मुश्किल है कि वो 1 सेकंड में मोर देन 10 स्ट्रक्चर्स बना लेता है जब वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो इसलिए उसके खिलाफ एंटीवायरल ड्रग बनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम एक कोई वैक्सीन एड्स के लिए आज तक नहीं बना पाए, क्योंकि इनकी अपनी कुछ बायोकेमिकल मशीनरी नहीं है, ठीक है ना, ये हमारी बायोकेमिकल मशीनरी को इस्तेमाल करके, हमारी लाइफ प्रोसेस को इस्तेमाल करके अपने आप को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड काज द इन्फेक्शन। क्लियर? तो ये बच्चों हमारे पास होते हैं 2 तरीके प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, और डॉक्टर इन्हीं के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज़, कि हमारे पास कौन कौन से प्रिंसिपल हैं कि हम डिसीज़ होने से बच सकते हैं, क्योंकि अगर डिसीज़ हो गई तो हमें क्योर लेना पड़ेगा, हमें ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, और सभी यही कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज। तो अगला है हमारे पास टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। एज यू नो कि हमारे पास जब हम प्रिंसिपल प्रिवेंशन की डिसीज की बात करते हैं, एक कोट आती है हमारे पास, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
क्या आती है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम बचाव कर लें ताकि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े। यहां पर जो क्योर है, क्योर का मतलब है हम ट्रीटमेंट से लेते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट लेंगे तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर देखो डैमेज होता ही होता है, ठीक है ना। लॉस ऑफ वर्किंग डेज भी होगा अगर हमें डिसीज हो जाती है, सोर्स ऑफ फर्दर इन्फेक्शन हम बन जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे हमें डैमेज होता है कि अगर हमें कोई इन्फेक्शस एजेंट हो जाए तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिवेंशन करना पड़ेगा, बचाव हमें करना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे यही आएगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वाई। अब आप इसको बताना पड़ेगा। तो आंसर में हम क्या बताएंगे, एज एवरी इन्फेक्शन, क्या बताएंगे हम यहाँ पे, एज एवरी इन्फेक्शन, कि हर इन्फेक्शन जो है ब्रिंग्स अबाउट मिजरी, क्या लाता है, ब्रिंग्स अबाउट मिजरी, कमजोर कर देता है, दयनीय स्थिति हमारी बना देता है। नॉट ओनली टू द अफेक्टेड पर्सन, नॉट टू द अफेक्टेड पर्सन, कि सिर्फ अफेक्टेड पर्सन के लिए मिजरी नहीं लेता, बट आल्सो फॉर ए नंबर ऑफ अदर कनेक्टेड, बट आल्सो टू द नंबर ऑफ पर्सन कनेक्टेड टू द सेम, कि जो जिसको इन्फेक्शन हो गया, जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके सभी को नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जब इन्फेक्शियस डिसीज है वो क्या हो सकती है, वो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। देखिए ज़रा कैसी, कि हम यहाँ बात करते हैं डैमेज की। तो जो डैमेज होता है, सबसे पहले हम डैमेज की ही बात करते हैं। सबसे पहला इसमें जैसे डैमेज, और जब डैमेज की बच्चों बात हो कि वेन एवर देर इज ए इन्फेक्शन डैमेज अकर टू वन और द अदर बॉडी फंक्शन, कि हमारी बॉडी फंक्शन में कोई ना कोई डैमेज जरूर होता है। वेन एवर देयर इज एन इन्फेक्शन, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, देयर इज एन इन्फेक्शन, डैमेज अकर्स टू वन और अदर, कि एक को होता है और उससे दूसरे को भी हो सकता है बॉडी फंक्शन। कितनी बढ़िया बात कही कि ठीक है, वन में नॉट रिकवर फ्रॉम द सेम, वन में नॉट रिकवर सून फ्रॉम द सेम, और इतनी जल्दी वो फिर उसे रिकवर भी नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब रिकवर नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होंगे दे गेट डैमेज्ड, वो डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड आता है इसमें लॉस ऑफ वर्किंग डेज, लॉस ऑफ वर्किंग डेज। सपोज मैं स्कूल में काम करता हूँ, आपको लेक्चर डिलीवर करता हूँ, ठीक है ना। इफ़ आई कॉट इनटू एन इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज मुझे हो गई है, एंड आई एम नॉट एबल टू अटेंड स्कूल प्रॉपरली 2 और 3 और 4 days, दैट मीन्स मुझे नुकसान होगा कि मेरे जो वर्किंग डेज थे
वो कम थे। पहले मैं 30 दिन स्कूल आता था और 4 दिन की मेरी छुट्टी लगी, अब 26 दिन हो गए। और इन दिस 26 डेज आई विल गेट द सैलरी, लेकिन 4 दिन की सैलरी मुझे नहीं मिलेगी। इसका मतलब लॉस हो गया ना, तो लॉस ऑफ द वर्किंग डेज, ठीक है ना। इन्फेक्शियस डिसीज टेक टाइम टू रिकवर। इन्फेक्शियस डिसीज विल टेक टाइम टू रिकवर करने में इसमें टाइम लगेगा। मे बी पेशेंट बिकम बेडरिडन, मे बी सम टाइम पेशेंट बिकम बेडरिडन। और जब बेडरिडन कोई हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, तो क्या होगा, लॉस ऑफ वर्किंग डेज विल अकर। बेडरिडन फॉर few days, so there is loss of working days। तो अगर इस लॉस से बचना है तो प्रिवेंशन हमें करनी चाहिए। सो वी हैव टू प्रिवेंट आवर सेल्व्स फ्रॉम द इन्फेक्शन। नेक्स्ट थर्ड है, दैट इज सोर्स ऑफ फर्दर इन्फेक्शन। क्या बन जाएंगे हम, अगर हमें इन्फेक्शियस एजेंट हो गया, सोर्स ऑफ फर्दर इन्फेक्शन, कि हम सोर्स बन जाएंगे, कि उसको हम बांटना शुरू कर देंगे दूसरों को। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज become a source of infection for others। दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हुई कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज क्या रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन करनी चाहिए। अगर प्रिवेंशन हमने कर ली तो हम डैमेज से भी बच जाएंगे, हम लॉस ऑफ वर्किंग डेज से बच जाएंगे, हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनने से भी बच सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमें ये याद रखना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ए इन्फेक्शन, की जनरल वेज प्रिवेंट करने के क्या होंगे। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, कि हमने प्रिंसिपल तो पढ़ लिया, लेकिन अब तरीके क्या होंगे कि हम अपने आप को प्रिवेंट कर पाएं इन इन्फेक्शियस डिसीज से। यहां पर आ जाएगा बच्चों हमारे पास, उतना तो बहुत सीट है, पैर किसी में डाल रहे हैं, ये ले, इसको बाहर ले जाओ उठा के। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ए इन्फेक्शियस डिसीज, कि एक इन्फेक्शियस डिसीज को प्रिवेंट करने के हमारे पास जनरल वेज क्या होंगे। मेनली देयर आर टू वेज, देयर आर टू वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ए इन्फेक्शियस डिसीज, कि हमारे पास दो तरीके हैं, और वो दो तरीके क्या होंगे। उसमें पहला तरीका होगा हमारे पास पब्लिक हेल्थ मेजर्स, पहला ए पार्ट,
पब्लिक हेल्थ मेजर्स। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हमारे पास होगा पर्सनल हेल्थ मेजर्स। ठीक है ना, हमें पर्सनल हेल्थ मेजर्स भी देखनी है। ठीक है ना बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ मेजर्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पब्लिक हेल्थ मेजर्स। कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। कई बार तो बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो जाता है, और आज की डेट में हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, और इस कोरोना काल में सबको ये बोला गया कि आपको ओवर क्राउडेड एरिया में नहीं जाना है। यू हैव टू प्रिवेंट योर सेल्फ एंड यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स। 3 फीट डिस्टेंस यू हैव टू मेंटेन, जिसको आप सोशल डिस्टेंसिंग की आप बात करते हैं। इट कैन प्रिवेंट ओनली फ्रॉम, तो इसका मतलब ये पब्लिक हेल्थ मेजर्स है जो हमें बोला जा रहा है कि वी हैव टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम द ओवर क्राउडिंग। पहला क्या है इसमें, प्रिवेंशन। हमें किससे जाना है, प्रिवेंशन ऑफ ओवर क्राउडिंग, कि हमें अपने आप को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से रोकना होगा। ठीक है ना, क्यों, ओवर क्राउडिंग लीड्स टू, ओवर क्राउडिंग लीड्स टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। इसलिए जैसे कहते हैं कि आज की डेट में कोरोना बहुत फैल रहा है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो इन्फेक्शियस डिसीज हैं, अब हम अगर भीड़ में जाएंगे तो कोई भी पर्सन को अगर इन्फेक्शियस डिसीज हो तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वो जा सकती है। तो इसलिए हमें ओवर क्राउडिंग से बचना है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो इन्फेक्शियस डिसीज आएगी वो आ सकती है लाइक कॉन्टाजियस डिसीज जो होंगे, कॉन्टाजियस डिसीज हो सकती है, एयरबोर्न की जो डिसीज एयर के थ्रू फैलती हैं वो डिसीज इसके दौरान फैल सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, वी हैव टू मेंटेन, क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर स्पेस एट होम, प्रॉपर स्पेस एट होम। ठीक है ना, और जब हम स्कूल में जाएंगे, स्कूल और अदर पब्लिक प्लेसेस, अदर पब्लिक प्लेसेस जो आज की डेट में हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हम कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोशल डिस्टेंसिंग। आज की डेट में इसको नाम दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। हमें अपने आप को 3 फुट दूर रखना है सबसे, ताकि जो कोरोना है उससे हम बच सकें। ठीक है ना, सेकंड आता है फिर इसी में हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट, सेकंड आता है इसमें सैनिटेशन, स्वच्छता, साफ सफाई का भी ख्याल रखना है कि हमारे आसपास के इलाकों में, जैसे सपोज करो हम एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, हम एक मोहल्ले में रहते हैं, और हमारे मोहल्ले में बहुत सारा गार्बेज एक जगह हम डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, अगर वो गार्बेज हमने प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, वो वेक्टर्स का प्लेस बन जाएगा, और वेक्टर्स फिर वहाँ बैठेंगे और वो हमारे घर तक पहुँचेंगे। एंड दीज वेक्टर दे कैन कैरी ए इन्फेक्शियस डिसीज, जर्म्स, कुछ भी वो कैरी कर सकते हैं वहाँ से। तो इसलिए हमें क्या करना है, देयर शुड बी प्रॉपर, क्या होना चाहिए,
गार्बेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे निपटारा, कि जो हमारा सीवेज है उसको भी हमें प्रॉपरली अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है। क्लीनिंग एंड कवरिंग ऑफ द ड्रेन्स, क्लीनिंग एंड कवरिंग ऑफ द ड्रेन्स, जो नदी नालियाँ हमारे आसपास हैं या जहाँ पर वाटर इकट्ठा होता है उनको हमें क्लीन करना है, उसको हमें साफ करना है। एंड ओकेजनली स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड, एंड ओकेजनली स्प्रे इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड इसलिए है कि जो भी वेक्टर्स आसपास होंगे वो सारे किल हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो वेक्टर बोर्न डिसीज हैं वो हम तक नहीं पहुंच जाएगी। सो दैट वेक्टर बोर्न डिसीज कैन बी रिड्यूस्ड। कि सपोज आज की डेट में पानी इकट्ठा रहता है कहीं पे, तो हमें पता है डेंगू का मच्छर फैलता है, ठीक है, मलेरिया का मच्छर फैलता है, तो इसलिए हमें अपने आसपास ये स्प्रे कराना पड़ेगा इंसेक्टिसाइड्स का, सो दैट कि जो वेक्टर्स हैं वो किल हो जाएं। नेक्स्ट थर्ड आता है अब हमारे पास इसमें, दैट इज यू कैन से ड्रिंकिंग वाटर। क्या आता है? ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा, ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि बहुत सारी डिसीज ऐसी भी हैं जो पीने के पानी के साथ हमारे घरों तक पहुंच जाती है। सो वी शुड बी वेरी यू कैन से अवेयर अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ड्रिंकिंग वाटर शुड बी जर्म फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ द जर्म। तो ड्रिंकिंग वाटर should be free from all types of germs, कि जितने भी तरह के जर्म्स हैं वो उसमें नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो इट शुड बी ट्रीटेड, सो इट शुड बी ट्रीटेड। हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाटर को हमें ट्रीट करना पड़ेगा, और ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे? टू किल एवरी टाइप ऑफ द माइक्रोबियल, टू किल एवरी टाइप ऑफ माइक्रोबियल। माइक्रोबियल मीन्स कि कोई भी वहां पर जो इन्फेक्शियस या माइक्रोबियल कंटामिनेशन वाटर के अंदर होती है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इट प्रिवेंट द वाटर बोर्न डिसीज, इट कैन reduces वाटर बोर्न डिसीज। तो हमें वाटर बोर्न डिसीज नहीं होगी जब हम वाटर बढ़िया बड़ा पिएंगे, हम अच्छी क्वालिटी का वाटर पिएंगे। तो ये तो था हमारे पास कि जो जनरल वेज थे, मीन्स जो हम पब्लिक हेल्थ मेजर्स हम पढ़ रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो जनरल वेज के अंडर हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब पर्सनल हेल्थ मेजर्स क्या क्या होंगी। बी पार्ट, पर्सनल हेल्थ मेजर्स। अब बच्चों देखिए, पर्सनल का मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अपनी पर्सनल हाइजीन या हम इंडिविजुअल तौर पर देखें, ठीक है ना, तो सबसे पहले
हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से रह रहे हैं, ठीक है ना, किस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, हमारी कैसी हैबिट्स हैं, ठीक है ना, हम किस तरह का खाना खाते हैं। अगर हम इन सब को ध्यान में रख लें तो हमें कोई डिसीज नहीं होती, ठीक है ना। तो पर्सनल हेल्थ मेजर्स इंक्लूड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूट्रिशन की ही बात करते हैं। फर्स्ट इसमें आता है न्यूट्रिशन। देखिए बच्चों, अगर हमें डिसीज से बचना है सो वी हैव टू टेक बैलेंस्ड डाइट। क्या लेना पड़ेगा हमें? वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट विच कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है बच्चों? इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें फैट्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है ना, एटसेट्रा, इन एडिक्वेट अमाउंट। ये एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। तो हमें कोई डिसीज होगी नहीं कि फूड से रिलेटेड जो डेफिशिएंसी डिसीज की हम बात करते हैं वो हमें नहीं हो सकती। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड डाइट कैन काज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक डिसीज का नाम मैं बताता हूँ, PEM, इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और ये उन जन्मजात बच्चों में होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को ना तो प्रॉपर प्रोटीन खाने को मिला, ना ही उसको प्रॉपर एनर्जी मिली। तो उन बच्चों में ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसीज आती है। इसको हम क्वाशियोरकर और मरासमस के नाम से जानते हैं। क्या होती हैं डिसीज? क्वाशियोरकर एंड मरासमस। ये दो डिसीज हो जाती है जो किसमें आती हैं? ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डिसीज हैं, जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये डिसीज क्वाशियोरकर या मरासमस हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, फिर हम ये देखते हैं कि ये तो हो गया अनबैलेंस डाइट खाने से। लेकिन जो पावर्टी है लोगों में, या हम कहते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है, पावर्टी एंड लैक ऑफ नॉलेज आल्सो इंक्रीजेस फूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। कि हमारे खाने से रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी वो इन कारणों से हो सकती हैं। अगर हम इन सब को प्रिवेंट कर दें तो हमें कोई डिसीज़ होगी ही नहीं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसमें आता है प्रॉपर हैबिट्स, कि हमारी जो हैबिट्स होंगी वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब प्रॉपर हैबिट्स क्या होती हैं? नंबर 1, वी शुड टेक क्लीन वाटर, वी शुड टेक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। दूसरी हैबिट, वी शुड टेक क्लीन फूड, रेगुलरली ही लेना है, तभी वो हैबिट बनेगी, ठीक है ना। इस तरह क्लीन एयर में हमें रहना है, वी शुड लिव इन क्लीन एयर, ये हमारी हैबिट रहनी चाहिए। फ्रेश एयर हमें लेनी चाहिए। फ्रीडम फॉर एडिक्शन, वी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, कि बुरी संगत से हमें बचना है, अल्कोहल से हमें बचना है, सिगरेट से हमें बचना है, ये सारी चीज़ों से हमें बचना है। इससे फ्रीडम होनी चाहिए, ये अच्छी हैबिट है, ठीक है ना।
इस तरह पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में क्या आता है, ठीक है ना, अपने डेली बात करना है, डेली बात, डेली टीथ ब्रश करने हैं, ठीक है ना, क्लीन क्लोथ्स डालने हैं, बेड शीट्स क्लीन होनी चाहिए, बेड शीट शुड बी क्लीन। मीन्स हमारे पर्सनल लेवल पे हम जो भी क्लीननेस का ध्यान रख सकते हैं, अपने खाने पीने का, अपने नहाने का, अपने कपड़ों का हम ख्याल रखें, वो सारा किस में आ जाएगा, पर्सनल हाइजीन में आ जाएगा। इस तरह डोमेस्टिक हाइजीन भी होनी चाहिए हमारी, डोमेस्टिक हाइजीन। अब डोमेस्टिक हाइजीन में क्या होगा कि जो किचन के यूटेंसिल्स हैं, किचन यूटेंसिल्स शुड बी क्लीन्ड, ठीक है ना, और जो किचन का जो गार्बेज है इट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ, किचन गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड प्रॉपर्ली। तो ये कुछ हमारे पर्सनल हाइजीन के अंडर पॉइंट्स आते हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। लास्ट आता है फिर रेगुलरिटी, कि हमें रेगुलरिटी भी रखनी है, रेगुलरिटी इसी में आता है, रेगुलरिटी, कि हमें रेगुलरिटी से वी हैव टू, हमें फूड कंटिन्यूसली लेना है, ठीक है ना, हमें कंटिन्यूसली नहाना भी है, मीन्स जो भी काम करना है हमें टाइम से करना है, रेगुलरिटी में करना है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर हमने कर लिए हैं, वन इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज प्रॉपर हैबिट्स हमारी होनी चाहिए, हमारे अंदर रेगुलरिटी भी होनी चाहिए हर काम को लेके, ठीक है ना बच्चों। तो लास्ट पॉइंट इसमें हम अब पढ़ेंगे, लास्ट इज सेकंड लास्ट, दैट इज एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट हमें होंगे, नेक्स्ट है ये तीसरा, एक्सरसाइज। देखिए बच्चों, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। गुड हैबिट है, फॉर एक्सरसाइज द गुड हैबिट, इट इज़ अ गुड हैबिट फॉर ऑल एज ग्रुप, ठीक है ना। वो दूसरी बात है कि सबके लिए एक्सरसाइज डिफरेंट डिफरेंट है एज ग्रुप के लिए, ठीक है ना। फिर ये काम क्या करती है एक्सरसाइज, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाता है एक्सरसाइज करना, ठीक है ना। सेकंड, एंड यू कैन से टोन्स अप द मसल्स, टोन्स अप द मसल्स, हमारी मसल को टोन करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, ठीक है बच्चों। एंड ओपन्स द स्वेट पोर, हमारे स्वेट पोर खुल जाते हैं, ओपन्स स्वेट पोर्स, जिन पोर से पसीना आता है वो खुल जाएंगे, सफाई हो जाएगी हमारे शरीर की, ठीक है ना। रिलीव्स टेंशन, रिलीव्स टेंशन, टेंशन को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, ठीक है ना। टेंशन को रिलीव करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है, ठीक है ना, स्ट्रेस, ठीक है बच्चों। एंड यू कैन से इंप्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज के कुछ फायदे हैं और इनको ध्यान में रखते हैं। जब हम ये चीज़ें करेंगे तो बच्चों हमें डिसीज होंगी ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट लास्ट आता है अब फोर्थ, रिलैक्सेशन, आराम जिसको हम बोलते हैं। अगर हम पर्सनल लेवल पे इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें डिसीज होगी ही नहीं। तो हम पर्सनल तौर पे हम क्या करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे। अब रिलैक्सेशन क्या है, हम कहते हैं कि रिलीफ फ्रॉम वर्क, क्या बोलते हैं इसको,
रिलीफ फ्रॉम वर्क इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। आप जब भी स्कूल से आते हैं आप घर पे जाके कहते हो कि ठीक है जी हम थक गए, अब हमें रेस्ट करना है, हमें रिलैक्स करना है। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको? इट प्रोवाइड यू कैन से रिलीफ टू द मसल। क्या बेनिफिट हुआ? इट प्रोवाइड रिलीफ टू द मसल्स। पहली बात तो जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है ना, उनको रिलीफ मिलेगा। एंड रिलीव्स यू कैन से स्ट्रेस, एंड रिलीव्स स्ट्रेस। जो स्ट्रेस हमारे ऊपर बन जाती है उस स्ट्रेस को रिलीव करता है। एंड टेंशन को भी, एंड टेंशन को भी रिलीव करता है। क्लियर? टेंशन रिलीफ होगी, हमारी स्ट्रेस रिलीफ होगी रिलैक्सेशन करने से। एंड सबसे मैं कहता हूँ कि रिलैक्स करने का तरीका क्या रहेगा? स्लीपिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द रिलैक्सेशन। क्या है? स्लीपिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन। इसलिए बच्चों हमें टाइम से सोना चाहिए और टाइम से ही जगना चाहिए, ठीक है ना। अगर ज़्यादा सोते हैं तब भी दिक्कत आओगे, अगर कम सोते हैं तब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी की एक नीड है, वो नीड अगर पूरी हो जाए तो बेस्ट रहता है। लेकिन अगर उस नीड से हमें ज़्यादा मिल जाए तब भी हमारी बॉडी में दिक्कत आएगी, अगर उस नीड से कम मिले तब भी हमें हमारी बॉडी को दिक्कत आती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे पास, ये तो थे जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, कि स्पेसिफिक वेज क्या होंगे, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हमारा डिस्कशन का टॉपिक यही रहेगा। ठीक है बच्चों, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।